इतनी शरीफ शक्लो सूरत के साथ दिखाई दे रहा है। इन भाई साहब को शांति का नोबेल सालों पहले मिल चुका है। उन लोगों को नोबेल या मैग्सेसे या दुनिया भर के ये बड़े नामचीन अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, वो बात तब पता लगी जब ये पता लगा कि ये आदमी तो सीआईए का टूल है। और ये लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक साथ भारत को परेशान कर सकते हैं। वो शुरू कर देते हैं लूटना, खसोटना और उस देश को बर्बाद करना। क्यों? क्योंकि वो देश उनका कभी है ही। तो ढाका और इस्लामाबाद वाले दोस्तों, मेरा आपसे संदेश ये है कि इस मैसेज का मतलब समझ रहे हो आप? दर्शकों, बांग्लादेश में क्रांति हुई। क्रांति बताया गया कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद से बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। बांग्लादेश की सारी आबादी चांद पे चली जाएगी और चांद पे चढ़ के वो लोग नीचे जमीन को देखेंगे और खुश हो सकेंगे कि कितना बढ़िया बांग्लादेश का विकास इस व्यक्ति ने किया है। ये जो व्यक्ति आपको इतनी शरीफ शक्लो सूरत के साथ दिखाई दे रहा है, इन भाई साहब को शांति का नोबेल सालों पहले मिल चुका है। अब आप समझना कि दुनिया में जिन लोगों को नोबेल मिलता है, कई लोगों को पत्रकारिता के लिए मैग्सेसे मिल जाता है। उन लोगों को नोबेल या मैग्सेसे या दुनिया भर के ये बड़े नामचीन अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, वो बात तब पता लगी जब ये पता लगा कि ये आदमी तो सीआईए का टूल है। और सीआईए का टूल ये काम कर रहा है बांग्लादेश में बैठकर कि किसी भी तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। इस आदमी ने अपने बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान से अलग हुआ था, वो बांग्लादेश जिसको दुनिया के मानचित्र पर उकेरने वाला, बनाने वाला भारत है, उस बांग्लादेश को इस आदमी ने एक तरह से भारत के खिलाफ करने की साजिश रची। और ये लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक साथ भारत को परेशान कर सकते हैं और उसमें ये व्यक्ति शामिल है। लेकिन पर पुरस्कार कौन सा मिला हुआ इनको? नोबेल का, शांति का पुरस्कार। और आप इनके बगल में जिनकी तस्वीर है वो है शेख हसीना, पुरानी सरकार की प्रधानमंत्री, चुनी हुई प्रधानमंत्री। इनको इनके देश से इसीलिए निकाला गया क्योंकि इन पर आरोप ये था कि ये सरकारी खर्चे पे मौज मस्ती कर रही हैं, अय्याशी कर रही हैं। देश की जनता के पास खाने पीने राशन तक की समस्या है। बताया गया शेख हसीना अगर देश छोड़ दे, शेख हसीना की सरकार अगर गिर जाए, शेख हसीना अगर बांग्लादेश छोड़ दे या किसी भी तरह से अगर शेख हसीना को बर्बाद कर दिया जाए तो बांग्लादेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। और ऐसा हुआ कि वो छात्र आंदोलन अचानक से इतना हिंसक हो गया कि शेख हसीना और उनकी बहन की जान के पीछे पड़ गया, इनके परिवार के पीछे पड़ गया। अंत में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि शेख हसीना और उनका परिवार सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, सरकारी पैसे पर केवल मौज मस्ती कर रहा है और इसमें बांग्लादेश का विकास पीछे रह रहा है, शेख हसीना अपना देश बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई और भारत में शरण ले लिया। अब यही तो चाहती थी वहां की भीड़, वहां जो कथित आंदोलन हुआ। हमारे यहां लोगों ने लिखना शुरू किया कि क्या बात है, ये देखिए क्रांति की तस्वीर बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश वाला जागरण देखिए, ढाका की सड़कों पर ये छात्र देखिए। अचानक उन छात्रों की भीड़ जो है पूरी दुनिया ने देखा कैसे एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाती है। वो पूरी कहानी कैसे एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाती है। वो भीड़ कैसे एंटी हिंदू दंगाई हो जाते हैं। हिंदुओं के घर, उनके अस्पताल, उनके बिजनेसेस, दुकानों, मकानों, मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगता है। शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी है। कहानी ये थी कि ये पैसा खर्चा करती है, लेकिन इस आदमी की सरकार जो कथित रूप से शांति का दूत है, नोबेल प्राइज जीत चुका है, इसकी सरकार में क्या ड्रामा बांग्लादेश में चल रहा है वो आप एक लाइन की खबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश को लूटने में लगे हैं मोहम्मद यूनिस और उनके चेले, जमा कर डाली करोड़ों डॉलर की संपत्ति। यही खेल है। अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अंतरिम सरकार का मतलब यह होता है कि जब भी कोई देश किसी आपदा में, किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में होता है और उस समय जब किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो बात यह होती है कि भाई साहब थोड़े समय के बाद चुनाव होगा, फिर से जनतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा और फिर जनता जिसको चुनेगी वही व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन ये व्यक्ति को जब अंतरिम सरकार चलाने का मौका मिला तो ये व्यक्ति अब एक ये सिस्टम है कि ये तो बांग्लादेश में चुनाव कराना ही नहीं चाहता है। दूसरा, ये और इसके चेले चपाटे बांग्लादेश के साथ वो कर रहे हैं जो एक दौर क्या पूरा का पूरे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बनने के बाद से
वहां की पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई के लोग और वहां के तमाम पॉलिटिशियंस घराने जितने हैं पाकिस्तान के, उन सब ने जो पाकिस्तान के साथ किया वही सब काम ये आदमी कर रहा है। मतलब सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके विदेश में पैसा खरीदना, विदेश में जमीन खरीदना, विदेश में प्लॉट लेना, विदेशी संपत्ति जमा करना, और एक दौर में जब लगे कि अब यहां खाने को कुछ नहीं है तो अपना देश छोड़कर लंदन में सेटल हो जाना। पाकिस्तानी आर्मी को दुनिया में सबसे बड़ी ब्रोकर आर्मी भी बोलते हैं, क्योंकि वो आर्मी बकायदा बिल्डिंग भी बेचती है और बिल्डिंग का कमीशन भी खाती है। वही आर्मी बिल्डिंग भी बना रही है। अब आप समझो, जो आर्मी बिल्डिंग बनाती है, जो आर्मी ठेका लेने और देने में व्यस्त रहती है, वो आर्मी लड़ाई कितना लड़ेगी। उसी नक्शे कदम पर बांग्लादेश है और बांग्लादेश के तमाम पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जब से सरकार में आया है, इसके तमाम चेले चपेटे क्या कर रहे हैं? बिटकॉइन खरीद रहे हैं। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन सबसे महंगा है। लेकिन ये खरीद केवल बिटकॉइन रहे हैं ये भाई लोग, उसमें इनके सलाहकार, इनके नजदीकी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो सब समझ सकते हैं वो सब इस व्यक्ति का शामिल है। आप समझो कि बांग्लादेश किस रास्ते पर है। पाकिस्तान ऐसे ही तो बर्बाद हुआ। वहां के पॉलिटिशियंस ने वहां की जो जमहूरियत है, वहां की जो जनता है, उनकी जरूरतों को दरकिनार करके केवल अपनी जरूरत और अपनी अय्याशी को सबसे ऊपर रखा। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अगर आटा एक ट्रक कहीं किसी इलाके में पहुंच जाए तो आटे की बंटवारे के दौरान वहां भगदड़ मचती है, लोग उसमें ऊपर चले जाते हैं। ये देश भी उसी सिचुएशन में जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसके सलाहकार अब वो खेल करने लगे। ये देखिए, तमाम रेट्स लिखी हुई हैं। 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब जो है इसका प्रेस सेक्रेटरी जो है इस व्यक्ति का, उसके पास 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा का बिटकॉइन है। एक व्यक्ति जो छात्र कार्यकर्ता रहा एक दौर में और अब मोहम्मद साजिद भुइयां, जो इसकी सरकार में, मोहम्मद यूनिस की सरकार में मंत्री बना बैठा है, उस व्यक्ति के पास 113 बिटकॉइन रखने की जानकारी सामने आई है, जिसकी कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत कई लाखों में है। और इसके पास 113 बिटकॉइन है और ये कीमत बताई जा रही है 77 लाख 10 लाख और 77 लाख और 10 लाख डॉलर से ज्यादा का बिटकॉइन इनके सरकारी जो लोग हैं, जो इनके करीबी हैं। और ये खुलासा हुआ है, एशिया पोस्ट ने किया है, जिसमें कहा है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्यूज्ड ऑफ करप्शन, ब्राइब्स एंड इलिसिट फंड्स शेयर्ड बाय इन बिटकॉइन। और ये बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्लेटफॉर्म का उसी पर ये तमाम नाम है, जिसमें एक जरूरी नाम है शफीकुल आलम। इसके पास 93 बिटकॉइन है। इन 93 बिटकॉइंस की क्या कीमत होगी आप इंटरनेट पर देख लेना। आप समझो, दुनिया के देशों में किसी भी देश को जब अस्थिर करना होता है तो वहां क्रांति की पटकथा ऐसे ही लिखी जाती है जैसे बांग्लादेश में हुआ। किसी को चेहरा बना के, क्या है ये? तो ये नोबेल प्राइज विजेता। क्या बेचते हैं? अरे ये शांति के विजेता है। तो इनको कुर्सी पर बैठा दीजिए, चुनी हुई सरकार के मुखिया जो है उनको देश से भगा दीजिए, उनको कत्लेआम करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वो जो भाई साहब गद्दी पे बैठते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं जो उनका सपना रहता है। वो शुरू कर देते हैं लूटना, खसोटना और उस देश को बर्बाद करना। क्यों? क्योंकि वो देश उनका कभी है ही नहीं। वो जिस दिन अपने जरूरत भर का पैसा या इतना सब पैसा जितना वो चाहते हैं वो जमा कर लेंगे, वो देश छोड़ के वैसे ही चले जाएंगे जैसे पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा जनरल हो, आईएसआई का चीफ हो, पुराना सैन्य प्रमुख हो या बड़ा नेता हो। जब उसको लूट लूट कर जब उसका मन भर जाता है, जब उसको लगता है कि अब लूटने में वो रोमांच नहीं है, तो पाकिस्तान के नेता या वहां के जनरल जो है पाकिस्तान छोड़ देते हैं। या तो वो दुबई चले जाते हैं या वो लंदन चले जाते हैं। सेम सिनारियो, सेम सिस्टम पर ये आदमी भी चल रहा है, मोहम्मद यूनिस। जिस दिन इसका मन और इसके चेले चपोटों का मन भर जाएगा, उस दिन ये लोग बांग्लादेश छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे और बांग्लादेश की वो आवाम जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लिए सड़कों पर घूम रही है, वो जो जिहादी भीड़ सड़कों पर घूम रही है और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को बल मिल रहा है, फिर उनका वही हश्र होगा जो पाकिस्तान में होता है कि कहीं चावल की का ट्रक आया या टमाटर की कोई ठेली आई तो वहां लोग मार करने लगते हैं, भैया टमाटर लेना है। वही हाल इस देश का होने वाला है। इसके अलावा हमारे पीछे कुछ तस्वीरें लगी हैं। आप समझो कि बांग्लादेश के अंदर कैसे कैसे समय में लूट खसोट मचा हुआ, तब जब बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में
अचानक तब बढ़ोतरी हुई है जब वहां कथित तौर पर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अंतरिम सरकार के मुखिया की सरकार है। मोहम्मद यूनिस नोबेल पुरस्कार वाले हैं और उनके रहते बांग्लादेश में वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खास करके वहां की अल्पसंख्यक महिलाएं, और उसको लेकर लगातार वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने और जरूरत के सामानों की इतनी दिक्कत हो गई है कि म्यांमार बॉर्डर पर वहां जो 25-30 लाख के आसपास रोहिंग्यास हैं, चूंकि अमेरिका ने अब फंड देना बंद कर दिया है, उन रोहिंग्याओं ने बाकायदा आर्मी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है कि हमको खाना पीना तो मिल नहीं रहा, यूएन एड जो है उस पर रोक लग गई है, तो सेना के पास तो जो खाना पीना होगा, रसद का सामान होगा, वही लूट लेते हैं। उसके दौरान वो फायरिंग की घटना हुई है। दूसरा एक जरूरी तस्वीर हम अपने ढाका और इस्लामाबाद के साथियों के लिए छोड़े जाते हैं। इसमें आपको जो मैसेज संदेश पढ़ना देखना होगा, आप देख लेना। ये एनएसए डोभाल है, दुनिया जानती है। पाकिस्तान के लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग इनको जानते हो। ये वो तस्वीरें देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है। वो मंदिरों की तस्वीरें हैं, वो दुकानों की तस्वीरें हैं, ये उन घरों की तस्वीरें हैं जो जलाई गई हैं, उन मंदिरों और उन मूर्तियों की, देवी प्रतिमाओं की तस्वीरें जिनको तोड़ा गया है। और ये देख कौन रहे? भारत के एनएसए डोभाल, अजीत डोभाल। इसके अलावा ये भी तस्वीर वही है, एक एग्जीबिशन में अजीत डोभाल गए थे। अब आप समझना, ये अजीत डोभाल कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। इनका इस्लामाबाद से क्या कनेक्शन है, क्या किया है, इनका इतिहास क्या है, इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को गूगल करने की भी जरूरत है। तो ढाका और इस्लामाबाद वाले दोस्तों, मेरा आपसे संदेश ये है कि इस मैसेज का मतलब समझ रहे हो आप? जिस खेल में आपको लगता है कि आप भारत को उलझा दोगे, भारत को परेशान कर दोगे, तो वो चाहे इस्लामाबाद वाले चाचा हो या यूनिस खान हो, मोहम्मद यूनिस हो, दोनों के लिए भारत का संदेश साफ है। जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर हाल फिलहाल बोल चुके हैं कि ढाका से संबंध वैसे ही होंगे जैसा ढाका चाहता है। सवाल है कि क्या ढाका या बांग्लादेश या मोहम्मद यूनिस भारत से संबंध चाहता कैसे? अगर उसको पाकिस्तान वाला संबंध चाहिए तो वो भी, उसमें भी भारत को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भारत के पड़ोस में रहकर खुद को पाकिस्तान की तरह बताना चाहता है या दिखाना चाहता है, तो फिर इलाज वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का हुआ है। इस तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है? क्या इन तस्वीरों का कोई मतलब है? इन तस्वीरों में कोई संदेश है जो ढाका और इस्लामाबाद तक दी जा रही है?